गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। तो हम आज लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3 दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जो ये चैप्टर हम लोग डील कर रहे थे इसी को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हमने 2 रेवोल्यूशन की बातें की थी। पहला क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन। दूसरा क्या था? बहुत अच्छा, व्हाइट रेवोल्यूशन। अब हम 2 अनदर रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप सीजन। कितने प्रकार के क्रॉप सीजन होते हैं हमारे इंडिया में। ओके, तो पहले शुरुआत करते हैं द रेवोल्यूशन ब्लू रेवोल्यूशन। कौन सा रेवोल्यूशन? ब्लू रेवोल्यूशन। सिंपली बेटा एक गाना याद ही होगा, ब्लू है पानी पानी। क्या है? वैसे देखो पानी कलरलेस होता है लेकिन जनरली क्या होता है? ब्लू है पानी पानी। यानी ये रेवोल्यूशन रिलेटेड है टू दैट ऑफ, अगर बात करूं पानी की बात करूं तो पानी में हम लोग कैचिंग एंड रियरिंग करते हैं ऑफ फिशेस। यानी इस रेवोल्यूशन के तहत ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया गया था। किसका? फिशेस का। यानी कि ट्रेडिशनल अगर फिशिंग टेक्निक्स की बात करें उनको रिमूव करके न्यू टेक्निक्स की मदद से जो फिश का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया गया था। देन दैट टाइप ऑफ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्लू रेवोल्यूशन। नोट डाउन करेंगे। दिस प्रोग्राम was introduced to enhance fish production। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फिश प्रोडक्शन इन 1957। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1957 में इन ऑर्डर टू enhance the productivity of fishes। That's why देखिए वाटर का मैंने बोला कि जनरली वाटर का कोई कलर होता नहीं है, लेकिन व्हाट इट इज सिंपली अगर आप देखोगे तो ब्लू ब्लू टाइप कलर होगा। तो ये जो रेवोल्यूशन है ये रिलेटेड है टू दैट ऑफ इनहेंसमेंट इन केस ऑफ फिशेस। यानी जो पहले टेक्निक्स की जाती थी ट्रेडिशनल टेक्निक उनको हटा के नई नई टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया। देखा होगा कि आजकल ये फिशिंग फार्मिंग काफी चर्चे में है और लोग अपने थोड़े बहुत फार्म में भी क्या कर लेते हैं? फिश प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं और इससे इनकम काफी ज्यादा होता है। सो दिस ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू दैट ऑफ द enhancement in the case of fish production। This program was launched in 1957 और इनके भी 2 क्या कहेंगे फादर टाइप के लोग हैं। किसकी मदद से इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया गया था? वो थे डॉक्टर हीरालाल चौधरी। डॉक्टर हीरालाल चौधरी और जो दूसरे थे वो हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन। तो इन दोनों ने इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया था। नोट डाउन करेंगे। The next type of revolution which we have to deal is yellow revolution। कौन सा रेवोल्यूशन? येलो रेवोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, येलो रेवोल्यूशन। सो येलो रेवोल्यूशन इज अ टाइप ऑफ रेवोल्यूशन जहां पे क्या किया गया? अगर मैं बोलूं सरसों का तेल देखा है और मैक्सिमम अगर आप तेल देखोगे तो स्लाइटली येलो टाइप का उसके अंदर में क्या होता है? कलर स्लाइटली येलो दिखता है। तो ये जो येलो रेवोल्यूशन है, येलो रेवोल्यूशन इज बेसिकली related to the program in which people try to enhance the production of oil। यानी यहाँ पे जो ऑयल देने वाले सीड्स हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया ताकि प्रोडक्टिविटी किसकी बढ़े?
ऑयल्स की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाए। तो लिखिएगा दिस प्रोग्राम was launched to enhance ऑयल प्रोडक्शन, यानी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था 1987 में। कब स्टार्ट किया गया था? 1987 में। तो याद रखिएगा, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोग्राम इन विच वी आर ट्राइंग टू इनहेंस द ऑयल प्रोडक्शन। यानी ज्यादा, जैसे सूरजमुखी होती है ना, सूरजमुखी, सनफ्लावर ऑयल सुना ही होगा, इसी तरह से बहुत सारे आपके सोयाबीन ऑयल, तो इनकी खेती ज्यादा कर दी गई ताकि इनसे हम लोगों को क्या किया जाए, कैस्टर ऑयल, इन सब लिंसीड ऑयल, ये सारी चीजों को प्रोडक्शन को बढ़ाया गया ताकि इनसे हमको ज्यादा से ज्यादा, और मस्टर्ड तो भूल ही गए, मस्टर्ड को ज्यादा से ज्यादा हमको क्या मिल सके, ऑयल गेन कर सके। सो दिस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज येलो रेवोल्यूशन। कब स्टार्ट हुआ था? 1987 बाय द नेम ऑफ मैन इज सैम पिट्रोडा। तो सैम पिट्रोडा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस रेवोल्यूशन को पूरे वर्ल्ड में लाया था। क्या था? मेन पर्पज था ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाना। नोट डाउन करेंगे इसको। Okay, so these are the two basic programs that we have to discuss, that is the blue revolution and the second, that is the yellow revolution. Now the next thing which we are going to discuss is crop season. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें सीजन मीन्स क्या होता है? मौसम। यानी अगर मैं देखूं या अगर डिवाइड करूं पूरे होल ईयर को, जैसे अभी काफी पसीना निकल रहा है, तो कौन सा सीजन है? समर सीजन। एक समय हम ठिठुरते हैं, विंटर सीजन। तो हम अपने ही हिसाब से अगर देखेंगे तो हम इसी में उलझे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने घर से बाहर निकलो, सराउंडिंग में देखोगे, तो आपको बहुत ही कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो कि ग्रोन की जाती हैं समर में, वो अलग होती हैं। द टाइप्स ऑफ क्रॉप जो ग्रोन की जाती है विंटर में, वो अलग है। द मेन सीजन जो इंडिया में है, द टू मेन सीजन, क्रॉप सीजन दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, बेसिकली अगर बोले तो दो ही है, रबी सीजन और खरीफ सीजन। ध्यान दीजिएगा, कौन से? रबी सीजन और खरीफ सीजन। लेकिन किन्हीं बुक्स में अगर आप देखोगे, देयर इज अनदर सीजन कॉल्ड एज जेड सीजन, जेड जेड सीजन। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, उसको भी हम लोग समर क्रॉप्स में ही उसको जनरली हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन अगर मेन सीजन की बात करें तो कितने होंगे? दो ही होंगे, एक होगा रबी और दूसरा क्या होगा? खरीफ सीजन। सो नोट डाउन करिएगा कि भैया ये सीजन्स यानी अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग सीजन में ही क्यों ग्रो करती हैं। तो बेसिकली जो रीजन है जरा समझिएगा। अगर मैं बोलूं गेहूं की बात करता हूं, व्हीट की बात करता हूं, तो कब ग्रो की जाती है गेहूं और व्हीट? ऑब्वियसली इन द विंटर सीजन। दिस मीन्स इट रिक्वायर्स लो टेम्परेचर फॉर इट्स ग्रोथ। ओके, अगर मैं बात करूं पैडी की बात करूं, चलो उससे पहले व्हीट का ही निपट लेते हैं। व्हीट की अगर बात करूं, व्हीट ज्यादा वाटर में होता है या कम वाटर रिक्वायर करता है? सो इट रिक्वायर्स लेस वाटर। अगर मैं बात करूं पैडी की बात करूं, पैडी, अगर मैं पैडी की बात करता हूं तो वहां पे याद आता है क्या कि भैया ये ग्रोन की जाती है अभी जो इस सीजन चल रहा है जून और जुलाई में, और ये रिक्वायर करता है लॉट्स ऑफ वाटर। यानी जब आप डील कर रहे होगे पैडी के साथ में तो भैया ये तो है समर क्रॉप, व्हीट के साथ में डील कर रहे होगे तो ये है विंटर क्रॉप।
तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट क्रॉप सीजन क्यों चाहिए? बेसिकली अगर मैं बोलूं तो हर क्रॉप को एक अलग टेम्परेचर चाहिए, एक अलग एटमॉस्फेयर चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ के लिए। अगर मैं बात करूं व्हीट तो कम वाटर में हो जाएगा, पैडी की बात करूं तो ज्यादा वाटर चाहिए, यानी उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, अलग अलग हैं। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे पौधे की बात कर लो जो आपके डेजर्ट इलाके में पाए जाते हैं, वहां पे अगर लीफ ज्यादा रहती तो भैया एटमॉस्फेयर में जो ट्रांसपिरेशन लॉस है, वाटर भी बहुत ज्यादा लॉस होता है, और वहां वैसे ही पानी की कमी है तो भैया पौधा राम नाम सत्य हो जाता है, यानी मर जाता, पौधा वहां सरवाइव नहीं कर पाता। तो इसीलिए सारे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट अलग है, टेम्परेचर उनका रिक्वायरमेंट अलग है, मॉइस्चर रिक्वायरमेंट अलग है, सॉइल रिक्वायरमेंट अलग है। इन विंटर सीजन, रेनी सीजन, या फिर वो अलग बेसिकली अगर बोले अलग अलग सीजन्स में ग्रो की जाते हैं। तो इसीलिए इंडिया में बेसिकली अगर बात करें तो 2 टाइप्स के मेन, अगर बात करें एक और इम्पोर्टेंट थिंग है दैट सुनिएगा, जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं आपके कहां पे, जनरली अगर बात करें एवरेज साइड में, यानी अगर मान लो जहां पे हमेशा कम टेम्परेचर होता है, तो वहां बेसिकली धूप जो होती है कितने मुश्किल से 5 से 6 घंटे के लिए होती है, ठीक है। तो इसीलिए वहां के प्लांट्स अलग तरह के मॉडिफिकेशन को शो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के प्लांट्स, अगर मैं बात करूं, मैं यूपी से हूं, तो यहाँ पे जनरली एक इन्वायरमेंट बेसिक सा अगर मैं बोलूं तो पूरे दिन में लगभग 8 से 9, 10-11 घंटे हमको आराम से क्या मिलती है, सनलाइट मिल जाएगी। मुझे तो नहीं चाहिए लेकिन प्लांट्स को मिल जाएगी ये सनलाइट। यानी जनरली अगर बात करें तो एक कंसेप्ट आता है फोटो पीरियड। क्या आता है? फोटो पीरियड, यानी कि द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज रिक्वायर्ड बाई ईच एंड एवरी प्लांट इज डिफरेंट। अगर मैं बात करूं जो प्लांट आपके माउंट एवरेस्ट के आसपास में होंगे या फिर हिमाचल के आसपास में होंगे, वहां पे कितने देर सनलाइट मिलेगी? ऑब्वियसली 5 से 6 घंटे। तो वहां पे जो भी प्लांट होंगे उनकी सनलाइट रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कि कम होगी? ऑब्वियसली कम होगी, वो कम सनलाइट में भी ग्रो कर जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, यानी यहाँ के प्लांट्स की बात करें, तो इनका जो सनलाइट रिक्वायरमेंट होगा या लाइट रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा? ज्यादा। यानी कोई तो ऐसा है जो कम लाइट में ही फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कोई इतना है कि ज्यादा फोटो लाइट चाहिए, तब वो जाके क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इसी बेसिस पे क्रॉप सीजन डिवाइड किए गए। तो लिखिएगा डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट कंडीशन। कौन सी कंडीशन में मैं लोग बोला? एक तो हो सका भैया टेम्परेचर अलग अलग उनको चाहिए ग्रोथ के लिए, और मॉइस्चर भी उनको अलग अलग चाहिए। फिर दूसरा मैंने डिस्कस किया डिफरेंट क्या होगा? फोटो पीरियड्स। जो मैंने अभी बात की कि भैया जो प्लांट आपके हिमाचल में है उनके फोटो रिक्वायरमेंट्स क्या है? कम है, और जो प्लांट आपके यूपी साइड में है उनकी फोटो रिक्वायरमेंट्स क्या है? ज्यादा है। सो डिफरेंट फोटो पीरियड्स। फोटो पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, यानी उनको सनलाइट कितने समय के लिए मिल रही है फॉर देयर ग्रोथ एंड completing their life cycle। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिएगा कि भैया अलग अलग क्रॉप सीजन क्यों है। तो भैया अलग अलग क्रॉप्स अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायर करती हैं, मॉइस्चर अलग होगा, और अलग अलग क्रॉप्स जो होंगी उनको अलग अलग फोटो पीरियड चाहिए, यानी अमाउंट ऑफ सनलाइट फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ एंड कंप्लीटिंग इट्स life cycle। That's why the crop season are vary in case of India। तो mainly अगर बात करें तो
जो क्रॉप सीजन है इंडिया में, क्रॉप सीजन दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, दो प्रकार के क्रॉप सीजन है हमारे इंडिया में। मेनली अगर बोल रहा हूं, मेनली ध्यान दीजिएगा, मेनली हम जेट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली अगर बात करें तो दो होंगे। पहला होगा रबी सीजन और एक होगा खरीफ सीजन। ओके, और इन दोनों के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में ही एक छोटा सा जेट सीजन। कौन सा सीजन? जेट सीजन। तो क्रॉप सीजन बेसिकली अगर बात करें, जो आपके बुक में दे रखा होगा रबी सीजन और खरीफ सीजन, लेकिन एक और सीजन होता है दैट इज द जेट सीजन। तो जो क्रॉप्स ग्रो की जाएंगी रबी सीजन में, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप्स। क्या बोलेंगे? सो द क्रॉप्स, लिख लीजिएगा अगर कहीं लिखना होगा, द क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड in Rabi season are called as Rabi crops. The crops that are cultivated in Zaid season called as Zaid crops. और खरीफ क्रॉप की बात करेंगे, so the crops that are cultivated in खरीफ season called as खरीफ क्रॉप्स। नोट डाउन कर लीजिएगा। सो बेसिकली अगर बात करें इंडिया की, तो भैया अगर नॉर्मल बोले तो दो प्रकार के सीजन होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर तीनों पढ़ लेते हैं, रबी सीजन, जेट सीजन और खरीफ सीजन। तो जो क्रॉप्स रबी सीजन में ग्रो की जाएंगी रबी क्रॉप्स, जो क्रॉप्स जेट सीजन में ग्रो की जाएंगी जेट क्रॉप्स, जो क्रॉप खरीफ सीजन में ग्रो की जाएंगी खरीफ क्रॉप्स। नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अब आइए इन दोनों सीजन और तीनों सीजन जो हमने डिटेल में डील करते हैं, ठीक है। सो हेडिंग डाल लीजिएगा, देयर आर फॉलोइंग डिस्टिंक्ट क्रॉप सीजन। देखते हैं कि कौन कौन से क्रॉप सीजन है, इनको हम लोग डिटेल में करेंगे। तो पहला जो हम डील करने वाले हैं वो है खरीफ सीजन। नोट डाउन कर लीजिएगा, खरीफ सीजन। सो पहला तो यही है, जो क्रॉप्स ग्रोन की जाएंगी ड्यूरिंग दिस सीजन। पहला पॉइंट इसमें, क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड इन खरीफ सीजन कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप। तो क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स। पहला पॉइंट तो यही लिख लीजिएगा। और जो मेजर खरीफ क्रॉप है, मैंने बोला जो मेजर खरीफ क्रॉप है वो है बेटा जी पैडी या राइस। नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मेजर खरीफ क्रॉप है वो है पैडी या राइस। अब अगर बात करें तो ये खरीफ सीजन होता कब है, तो जनरली अगर बात बोलें तो ये जो खरीफ सीजन है, इस समय में जो भी चीजें बोई जाती हैं उनको हमने क्या बोल दिया? खरीफ क्रॉप्स बोल दिया। अब देखते हैं समय, यानी खरीफ सीजन बेसिकली अगर बात करें तो स्टार्ट होता है जून और जुलाई से, यानी इसके अंदर में प्लांट्स जो भी होंगे उनकी सोइंग होगी, या हम लोग सोइंग यानी उनको बोया जाएगा। कब भैया? जून एंड जुलाई की बिगिनिंग में। कब बोया जाएगा? जून और जुलाई की बिगिनिंग में। और हार्वेस्ट किया जाएगा, यानी इसको काटा जाएगा
लगभग सितंबर एंड अक्टूबर में। तो इसकी सोइंग की जाएगी जून और जुलाई में, हार्वेस्ट किया जाएगा सितंबर और अक्टूबर में। अब अगर मैं बोलूं इस समय बेसिकली होता क्या है, जून और जुलाई अगर बात करें काफी ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होती है और रेनी सीजन होता है कि नहीं होता है। यहां से यहां तक तो बहुत ही ज्यादा गर्मी भी, उमस भी आपको देखने को मिलेगी। तो भैया ये जो क्रॉप है जो सोन की जाती है, सोइंग की जाती है, इसकी जून और जुलाई में, हार्वेस्ट यानी काट लिया जाता है सितंबर और अक्टूबर में। तो ये जो पूरा जो मामला है, ये जो पूरा जून और जुलाई से लगभग सितंबर अक्टूबर तक काफी गर्मी आपको देखने को मिलेगी, रेनी सीजन भी आपको मिलता है इस समय में। तो इस क्रॉप को हम लोग बोलते हैं समर क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स इस सीजन में काफी गर्मी होती है, तो भैया जो क्रॉप्स ग्रोन की जाते हैं खरीफ सीजन में, उसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड एज द समर क्रॉप्स। लिख लीजिएगा, कॉल्ड एज समर क्रॉप्स। तो पहला खरीफ सीजन, ओके। तो क्रॉप जनरली ग्रोन की जाती हैं यहाँ पे, उनको हम लोग बोलेंगे खरीफ क्रॉप। कब इनकी सोइंग की जाती है, जून और जुलाई में। कब काट लिया जाता है, सितंबर अक्टूबर में। और जनरली ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसमें बहुत सारा गर्मी होती है, आप देखेंगे ही, तो इसलिए इनको एक स्पेशल नाम भी बोल दिया गया, इट इज कॉल्ड एज समर क्रॉप्स। नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप कौन कौन से हो सकते हैं। पहला तो इंपॉर्टेंट होगा पैडी, जिसको हम पहले भी लिख चुके हैं। सोयाबीन, सोयाबीन, पीजन, पी, ये भी एक प्रकार का मटर है। मेज, ब्लैक ग्राम, काला चना, ग्रीन ग्राम, एटसेट्रा। सो नोट डाउन कर लीजिएगा खरीफ क्रॉप्स, ओके। सो खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप हैं जो जनरली कल्टीवेट की जाती हैं या सोइंग की जाती है, उनकी जून और जुलाई में, और हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर एंड अक्टूबर में। सो इस पूरे टाइम पीरियड में काफी गर्मी पड़ती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, सिंपली हम लोग रेनी क्रॉप्स भी या समर क्रॉप्स इसको बोलते हैं। और एग्जाम्पल में अगर बात करें तो पैडी, सोयाबीन, पीजन पी, मेज, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द खरीफ क्रॉप। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम चीज डील करने वाले हैं, द सेकेंड टाइप ऑफ सीजन, दैट इज कॉल्ड एज रबी सीजन, ओके। तो ये मत सोच लीजिएगा जैसे आपका कोई दोस्त है रबी तो उसका सीजन आ गया, नहीं नहीं। रबी सीजन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सीजन। जैसे इसको मैं कैसे याद करता था कि डिफरेंस कैसे होगा भैया रबी खरीफ में, कौन विंटर है कौन समर है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो सिंपली मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, सिंपल सा, जनरली डे टू डे लाइफ में। तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आप बताइए आपको रबी, रबी इज अनदर नेम ऑफ सन। किसकी बात तो मैं बोल रहा हूं, सन, यानी पर्यायवाची शब्द आपने सुने होंगे। तो सूरज का एक पर्यायवाची शब्द है रबी। क्या होता है, रबी। तो ये बताइए आप धूप में कब बैठते हो, किस सीजन में, विंटर में या समर में, बताइए। धूप सेकने के लिए कब बैठते हो भैया, समर में बैठोगे सारा वाटर लॉस हो जाएगा। तो कब बैठते हैं बेसिकली अगर बात करें तो धूप में हम बैठते हैं, धूप यानी रबी में बैठते हैं। रबी, रबी सिंपली मीन्स क्या बोला, सन। तो सन की सनलाइट हम लेते हैं, सन डस्ट लेते हैं, कब 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 लेते हैं, विंटर सीजन में। तो याद रखिएगा रबी, रबी यानी सूरज आपको अच्छा लगता है कब, ठंडियों में। रबी, रबी कब अच्छा लगता है आपको, ठंडियों में। सो दैट्स व्हाई रबी सीजन इज रिलेटेड टू द विंटर सीजन। तो पहले लिखेंगे क्रॉप्स
which are grown during this season called as, क्या बोलेंगे उसको, रबी क्रॉप्स। नोट डाउन कर लीजिएगा, रबी क्रॉप्स। इससे पहले एक पॉइंट जरा खरीफ में नोट कर लीजिएगा। खरीफ क्रॉप में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर। इसको पहले आप रबी स्टार्ट करने से पहले खरीफ में एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, दैट इज, मैं स्किप कर गया इस पॉइंट को, दैट खरीफ क्रॉप्स जनरली, जो भी खरीफ क्रॉप होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, पैडी यानी राइस रिक्वायर करता है लॉट्स ऑफ वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। सो जो भी खरीफ क्रॉप्स होंगी, सोयाबीन जो भी होंगी, राइस, पैडी, उनको अमाउंट ऑफ वाटर क्या चाहिए, ज्यादा। नोट डाउन कर लीजिएगा, खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर। आ जाते हैं हम लोग रबी क्रॉप्स में। सो अगर मैं बात कर लूं मेन रबी क्रॉप्स जो होगी, मेन रबी क्रॉप जो होगी वो है भैया ठंडियों में। जब बात करते हैं तो ठंडियों में आप चारों तरफ गेहूं की फसल देखते हो। सो मेन रबी क्रॉप जो होगी वो कौन है भैया, वीट। क्या है, वीट। नोट डाउन कर लेंगे। अब ये बताइए ठंडियों में क्या पानी वानी होता है, क्या बरसात होती है, क्या नहीं होती है। तो दिस मीन्स जो रबी क्रॉप्स होंगी ये रिक्वायर करेंगी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। यानी यहाँ पे जो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वो काफी कम होती है, ठीक है, रिक्वायर लेस वाटर। ओके, अब देखते हैं कि भैया जो रबी क्रॉप्स होंगी ये कब सोन की जाती हैं। तो देखिए हमने खरीफ को डील किया, जून जुलाई में स्टार्ट हुआ था और खत्म हो गया था कहाँ पे बेटा जी। बेसिकली अगर मैं सिंपल सी अगर बात बोलूं तो ये खत्म हो गया था कब, सिंपल बोलूं कब खत्म हुआ था, सितंबर और अक्टूबर में। तो इसी के आसपास में हमारा रबी सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो अक्टूबर और दिसंबर। तो जो रबी क्रॉप्स होती हैं उनकी सोइंग की जाती है अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में इनकी सोइंग की जाती है। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो इनकी सोइंग हम लोग करेंगे अक्टूबर टू दिसंबर। और इनको हार्वेस्ट कब करते हैं तो सुनिएगा, इनको हम हार्वेस्ट करते हैं, इनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी नियर अबाउट मार्च और अप्रैल। यानी स्टार्टिंग अप्रैल या मार्च लास्ट में इनकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। तो इन दोनों सीजन को मिलाइए, दोनों चीजों को, यानी कब इसकी सोइंग हुई, अक्टूबर दिसंबर। भैया दिसंबर में किस चीज की छुट्टियां होती हैं, विंटर सीजन। और टिल मार्च, फरवरी मार्च तक देखते हो क्या पड़ती रहती है, ठंडी पड़ती रहती है। सो दिस क्रॉप इज समहाउ related to the winter season. That's why the another name of these crops is also known as winter crops. इनका दूसरा नाम क्या है, winter crops. So rabi crops are also known as winter crops. क्यों, क्योंकि ये जनरली सो और हार्वेस्ट किया जाता है विंटर सीजन के अंतराल में। That's why it is called as winter crops. और एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। जो एग्जाम्पल्स हैं मेनली तो मैंने लिख दिया है। मेन कौन है, वीट। क्या है, वीट। फिर अगर बात करें
ग्राम, फिर अगर बात करें पीज, मटर की बात करें, मस्टर्ड भी आपके गेहूं के खेत में इसके साथ ही उगाया जाता है। मस्टर्ड, लिनसीड यानी अलसी, ये भी, ये सारे के सारे वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, रबी सीजन में ग्रोन करने वाली क्रॉप्स को, दैट इज द रबी क्रॉप्स। ये सारे एग्जांपल हैं किसके, रबी क्रॉप्स को। नोट डाउन कर लेंगे आप। नाउ द लास्ट सीजन दैट इज कॉल्ड एज, पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जेड सीजन। देखिए हमने दो चीजें पढ़ ली। पहला हमने पढ़ा खरीफ क्रॉप या खरीफ सीजन पढ़ा, कब स्टार्ट हुआ था, जून और जुलाई में, और कब खत्म हो रहा था, तो ऑब्वियसली सितंबर एंड अक्टूबर में खत्म हो जा रहा था। अगर मैं बोलूं दूसरा रबी सीजन, ये कब स्टार्ट हुआ, वही अक्टूबर से दिसंबर, और कब काट लिया गया भैया, हार्वेस्ट कब कर लिया गया, तो जनरली मार्च एंड अप्रैल के महीने में। तो भैया अब इनके बीच में ये सितंबर अक्टूबर है, मार्च अप्रैल है, तो यहाँ देखिए जून जुलाई से स्टार्ट हुआ, यहाँ कट गया, अक्टूबर दिसंबर से यहाँ खत्म हो गया। तो भैया जो बीच का समय है दैट इज मार्च अप्रैल से लेके जून जुलाई के आसपास का समय, वही कहलाता है जेड सीजन। क्या कहलाएगा, सो नेक्स्ट सीजन दैट इज कॉल्ड एज जेड सीजन। नोट आउट करेंगे, जेड सीजन। जनरली यहां अगर बात करेंगे तो यहां पे होता क्या है, अगर इन दोनों के बीच की बात करूं, खरीफ और रबी के बीच की सीजन को क्या बोलेंगे, तो पहला पॉइंट तो यही लिख लीजिएगा, जो मेन पॉइंट है, क्रॉप्स which are cultivated in between kharif and rabi season called as Z crops। यानी जो क्रॉप्स ग्रोन की जाएंगी रबी और खरीफ सीजन के बीच में, उन्हीं क्रॉप्स को हम लोग बोलते हैं क्या, जेड क्रॉप्स। नोट डाउन कर लीजिएगा, इट इज कॉल्ड एज जेड क्रॉप्स, जो आपके रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती हैं। ओके, रबी एंड खरीफ सीजन के बीच में जो क्रॉप्स ग्रो की जाएंगी उनको हम लोग बोलते हैं क्या, जेड सीजन। अगर मैं बात करूं तो जेड सीजन स्टार्ट कब होता है, तो ये जनरली स्टार्ट होगा इसके बाद मार्च और अप्रैल, और खत्म हो जाएगा जून और जुलाई के आसपास में, इसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो भैया देख लीजिएगा, सो कब किया, मार्च एंड अप्रैल में, और इसको हार्वेस्ट कर लेंगे आप जून और जुलाई में। तो ये भी इट इज जनरली, इस समय भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो कभी कभार ये भी क्या कहलाता है, कौन सा क्रॉप में आ जाएगा, समर क्रॉप्स के अंदर में ही इंक्लूड किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो जेड सीजन में जो जेड क्रॉप्स है उनके एग्जाम्पल अगर बात करें, वाटरमेलन, कुकुम्बर, करेला, जिसको बीटर गॉड भी कहते हैं,
ओके, सो याद कर लीजिएगा जेड क्रॉप्स के एग्जाम्पल कौन कौन सा, वाटर मेलन, दूसरा कुकुम्बर, और तीसरा बीटर गॉड यानी करेला। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, दीज आर द जेड क्रॉप्स। गॉड, ठीक है। सो जो क्रॉप्स कल्टीवेट की जाएंगी इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन उनको बोलेंगे जेड क्रॉप्स, और ये पर्टिकुलर जो सीजन होगा उसको जेड सीजन बोलेंगे। जनरली जो क्रॉप्स होंगे वो सोन होती है मार्च एंड अप्रैल में, हार्वेस्ट होगी जून और जुलाई में। ये इस समय भी काफी गर्मी होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज समर क्रॉप भी बोल सकते हैं। जेड क्रॉप्स के एग्जांपल वाटरमैन, कुकुम्बर और बीटर गॉड, दैट इज द करेला। नोट डाउन करेंगे। ओके, नाउ अब हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम लोग सेम लैंड पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सिंपली हम प्रोडक्टिविटी को किस तरह से बढ़ाएंगे, यील्ड को किस तरह से बढ़ाएंगे। यानी अगर मेरा 1 हेक्टेयर लैंड है, उस पे अगर मेरे 1 हेक्टेयर लैंड पे अगर मैं केवल 1 क्विंटल व्हीट या राइस उगा पा रहा हूं, तो कौन सी टेक्निक्स चेंज करूं, नई टेक्निक्स कौन सी अप्लाई करूं, ताकि सेम लैंड से मुझे अगर बात करूं तो एक टाइम में ही, एक समय में ही, यानी 3 महीने का समय होता है, उसी समय में मुझे 1 क्विंटल के जगह पे 5 क्विंटल राइस और 5 क्विंटल गेहूं मिलने लगे। तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं? तो भैया अब हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, यानी हम किस तरह से क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्रॉप यील्ड का सिंपली मीन्स मतलब वो यील्ड का मतलब क्या हो गया, यील्ड को कैसे बढ़ाएंगे। सिंपली सेम लैंड है जिसमें कम अमाउंट में प्रोडक्टिविटी, उसको किस तरह से इंक्रीज करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर बात करें तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स को भूलना पड़ेगा, नई टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। पहले देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। यील्ड इंक्रीजेस व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस। When production increases from same amount of land and in same period of time। ध्यान से सुनिएगा, यील्ड का बढ़ना क्या है। कह रहे कि यील्ड इंक्रीज करेगी जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा फ्रॉम सेम अमाउंट ऑफ लैंड। यानी ऐसा नहीं है कि 1 हेक्टेयर लैंड रहता तो आप 2 हेक्टेयर कर दो, लैंड 1 ही हेक्टेयर रहेगा इन सेम पीरियड ऑफ टाइम। सुनिएगा, सपोज करिए मेरे पास एक लैंड है, ये एक लैंड है कितने हेक्टेयर का, 1 हेक्टेयर का लैंड है। ओके, इस पे मैंने रबी क्रॉप को ग्रो किया। कौन सी क्रॉप, रबी क्रॉप। अगर मैं बोलूं मेन रबी क्रॉप कौन है, व्हीट। सो मेरा 1 हेक्टेयर लैंड है और पूरे जो रबी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए जो टाइम लगेगा लगभग 3 से 4 मंथ लगेगा। टाइम पीरियड हो गया। लैंड कितना, 1 हेक्टेयर। क्या बोया मैंने, व्हीट। तो 1 हेक्टेयर में मैं पुरानी फार्मिंग कर रहा था। अगर मान लीजिए ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहा था, कौन सी फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक से कर रहा हूं, तो यहां से जो मुझे यील्ड मिला है और जो मुझे राशन मिला है वो है 1 क्विंटल।
कितना है 1 क्विंटल अनाज मुझे मिला है, यानी 1 क्विंटल मुझे व्हीट मिला है। अब किस तरह से यील्ड को इंक्रीज किया जाए, तो यील्ड का इंक्रीज का मतलब क्या है भैया सुनिए, लैंड अभी भी क्या है 1 हेक्टेयर ही है, समय मैंने अभी भी बोया क्या आपका रबी क्रॉप यानी कि व्हीट की ही सोइंग की है। टाइम कितना लगेगा 3 से 4 मंथ लग रहा है, 3 से 4 मंथ लग रहा है। लेकिन मैंने यहां पे न्यू टेक्निक्स की मदद ली। किसकी मदद ली? न्यू टेक्निक्स की मदद ली। तो जब मैंने नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया तो इसके वजह से यील्ड जो मुझे मिला है वो हो गया 5 क्विंटल। क्या हो गया? 5 क्विंटल। तो इसी को बोला जाता है यील्ड में इंक्रीज होना। तो हम नए नए तरीके देखेंगे, अप्रोचेस देखेंगे, जिससे हम अपनी क्रॉप यील्ड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ हो तो काइंडली लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल।